नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जिस सब्जेक्ट को लेकर के आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं वो सब्जेक्ट रहने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। शॉर्ट एब्रिविएशन आप लोग इसको एफएम के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट 1 को कंप्लीटली आज डिकोड करने वाले हैं। हालांकि यूनिट 1 के दोनों चैप्टर मैं कंप्लीटली अपने चैनल के ऊपर पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं वन शॉट वीडियो रहेगा, ये हमारा स्कोर मैक्स सीरीज के अकॉर्डिंग वीडियो रहेगा। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग वन शॉट के अंदर वो तमाम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। इतना मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, अगर आपने केवल और केवल कुछ नहीं पढ़ा, केवल ये वन शॉट सीरीज लगा ली ना, और वन शॉट सीरीज अगर यूनिट 1 कंप्लीट कर ली तो यूनिट 1 के अंदर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर जो बाहर से आ सके। और आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है, एनसीवेब के स्टूडेंट्स है, आप सभी तमाम लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहने वाला है। उम्मीद करता हूं आप सभी नोटबुक पेन लेके मेरे साथ अंत तक इस वीडियो के दरमियान जरूर बने रहेंगे। तो अब चलते हैं, अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हमें यहाँ पे स्टडी करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अगर आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं, पहली यूनिट का सिलेबस ऑलमोस्ट रेगुलर एसएल एनसीवेब तीनों के अंदर सेम देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मोस्ट प्रोबेबली बात करते हैं तो आप लोग मान के चले, अगर आप लोग यूनिट 1 का डिस्कशन करते हैं तो यूनिट 1 के अंदर आपको माय डियर फ्रेंड्स दो बातें जान लेना बड़ा जरूरी है। एक तो यहाँ पे सबसे पहला आपका चैप्टर रहने वाला है जिसको आप लोग चैप्टर 1 के नाम से जानते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर रहने वाला है। इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो आपका चैप्टर 2 रहेगा जो प्रैक्टिकल रहेगा, जिसको आप लोग टीवीएम के नाम से जानते हैं, टाइम वैल्यू एंड मनी के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो ओवरऑल दोनों चैप्टर को मिला करके हमारे पास ये पहली यूनिट रहेगी और पहली यूनिट का ये सिलेबस रहेगा जहां पर सबसे पहले हम लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई तमाम टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, चाहे बात आप नेचर की कर लीजिए, चाहे बात स्कोप की कर लीजिए, चाहे बात ऑब्जेक्टिव की कर लीजिए। एक सवाल थ्योरेटिकल यहां से आपके हर साल एग्जामिनेशन के अंदर आता ही आता है। इसके अलावा आपको टाइम वैल्यू और मनी को डिटेल में जाकर के पढ़ना है। इसके अलावा रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूं, रिस्क एंड रिटर्न से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हर साल एग्जाम के अंदर आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये यूनिट का अगर आप लोग पहली यूनिट की बात करते हैं, पहली यूनिट का सिलेबस रहने वाला है। ये अलग अलग चैप्टर हैं जिनको आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता देता हूं, दोनों चैप्टर को मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ प्रैक्टिस करने वाला हूं। अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इन 20 क्वेश्चन के अंदर आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी आ जाएगा, आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आ जाएगा, और इतना मैं गारंटी दे सकता हूं आपके रेगुलर एसएल एनसीवेब तीनों के अंदर इस पर्टिकुलर 20 क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप लोग ये मान के चल सकते हैं ये दी बेस्ट सॉल्यूशन आपका रहने वाला है। एक आपका अकेला वीडियो रहेगा जो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी, सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपनी पहले चैप्टर को लेकर के जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, और यहां पर देखते हैं सबसे पहला सवाल जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, जहां पर आप लोगों से क्या पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है। यहाँ पे दो चीजें अलग अलग पूछी गई है। एक तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको आप लोग एफएम के नाम से जानते हैं, काफी डिटेल में जाकर के हमने इसको पढ़ा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहा है। दूसरा आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इस स्टेटमेंट से क्या आप लोग एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? एग्री करते हैं तो एग्री का रीजन दीजिए, अगर आप लोग डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री का रीजन दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कि दो कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको मालूमात हासिल होनी चाहिए। पहला तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के, दूसरा
फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर के। अगर आपको याद हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने आप में जहां पर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, वो तमाम प्रोसेस करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मेजरली एक चेंज आता है, हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं और स्पेशली हम लोग फिनांस का भी एक तरीके से एडजस्टमेंट भी करते हैं, कहां से फंड रेज करना है, कितना करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, ये तमाम बातें भी आपकी कहां से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अगर आप लोग डिटेल में जाकर के देखेंगे तो आप बहुत ऑब्वियस कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि यस सर, ये जो आपके दोनों चीजें हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, इस चीज से हम लोग एग्री करते हैं। तो यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे यस, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये अपने आप में क्या है, सही है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। हालांकि चाहे आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये दोनों ही चीजें डिफरेंट पर्पज को सर्व करती है। याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपना एक पर्पज होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपना एक पर्पज होता है, बट दोनों के दोनों रिलाय करते हैं। याद रखिएगा, बट दोनों के दोनों रिलाय करते हैं एक दूसरे के ऊपर टू अचीव ए कॉमन गोल ऑफ एफिशिएंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। ये काफी अहम लाइन रहने वाली है, यानी कि ये आपका एक मेन रीजन है जिसके बिहा पे आप लोग क्या कह सकते हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल्दो बोथ, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्व डिफरेंट पर्पस इन एन ऑर्गेनाइजेशन बट दे रिलाय टू ऑन ईच अदर टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ एफिशिएंट फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। दोनों का कॉमन गोल क्या रहता है, एफिशिएंटली हमें फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी है। ठीक है, तो इसी बिहा पे आप लोग कह सकते हैं एक दूसरे के ये क्या रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और डिटेल में अगर आप लोग जाकर के देखते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मेजरली हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फिर क्लासिफाई करते हैं, उसको समराइज कर देते हैं और क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। क्लियर है, ये सारा काम कहां पे किया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर किया जाता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, सारी साथ की साथ स्टेप नहीं बताइए मैंने, एक मोटा माटा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से डेफिनेशन को फ्रेम करना। ठीक है, ये मोटा माटा काम यहाँ पे होता है। अगर आप लोग एफएम की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो न केवल यहाँ पे प्लानिंग किया जाता है, डायरेक्टिंग किया जाता है, बल्कि कंट्रोलिंग भी किया जाता है। किसको, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या करने के लिए, याद रखिएगा, मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म की वेल्थ को। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्या आप लोग समझते हैं, ये वाली जो टर्म है ना, यहां पर भी कई बार एग्जाम के अंदर सवाल आया हुआ है कि आपको एक्सप्लेन करना है फर्म का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से आपका क्या मीनिंग है। क्लियर है, तो दोनों के बीच में आपको समझ में आया क्या क्या रिलेशन है, दोनों की डेफिनेशन क्या है, इस चीज को आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना है। अब कुछ रीजन माय डियर फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं जिनके बिहा पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यस दे बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। जैसे अगर आप लोग कहेंगे, सबसे पहला रीजन आप लोग देखिए, नंबर 1 डाल करके मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड डेटा फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन। याद रखिएगा, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है, आपको डेटा हेल्प करता है, कहां पर, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर। समझ में आया, फाइनेंशियल डिसीजन के जो डेटा है वो या फिर फाइनेंशियल डिसीजन जो लिए जाते हैं वो जिस डेटा के बेस पे लिए जाते हैं, वो डेटा कौन प्रोवाइड करता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। वही याद रखिएगा, अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में अकाउंटिंग स्टेटमेंट का यूज करता है। क्या करता है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट का यूज करता है। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट कहां से तैयार होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही तैयार होते हैं। चाहे बात आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कर लीजिए, चाहे बात आप लोग बैलेंस शीट की कर लीजिए, चाहे आप लोग बात कैश फ्लो स्टेटमेंट की कर लीजिए, ये जो पूरा का पूरा डेटा है जिसको आप लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट कहते हैं, इसको रेडी कौन करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रेडी करता है। और इन्हीं के बिहा पे डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। इसका मतलब शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं। क्लियर है, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे कि यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक और हमारा काम होता है, हम लोग क्या इवेलुएट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को इवेलुएट करते हैं, एसएससी लिक्विडिटी यानी कि एसएससी लिक्विडिटी एंड द सोल्वेंसी को इवेलुएट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, और आगे सबसे इंपॉर्टेंट मेक इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंशियल डिसीजन। हम लोग क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन बनाते हैं। चाहे बात आप लोग कैलकुलेशन ऑफ द
प्रॉफिटेबिलिटी की कर लीजिए, चाहे बात आप लोग कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडिटी की कर लीजिए, चाहे एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर लीजिए, चाहे बात आप लोग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन की कर लीजिए, ये तमाम चीजें केवल और केवल एक डेटा पे बेस रहती है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम लोग इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहे हैं। क्लियर है? हमने क्या बोला है, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी करता है, कौन रेडी करता है, दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये कि बेसिक पैरामीटर है जिनके बिहा पे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्दो अलग अलग है लेकिन वो रिलाई करते हैं, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। दैट्स इट। ये पहला रीजन है जो मैंने आपको दिया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिस डेटा को इस्तेमाल करता है वो डेटा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रेडी होता है। एक और कारण अगर आप लोग देना चाहें तो माय डियर फ्रेंड, सेकंड रीजन ये दे सकते हैं, financial management interrupt and use accounting information, accounting records, financial results, why financial management analyzes them to the prepare the budget, decide optimum capital structure, make the dividend decision and manage the working capital। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत बेसिक लैंग्वेज में आप लोग ये कह सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटरप्रेट करता है किसको, एंड यूज भी करता है, याद रखिएगा, इंटरप्रेट एंड यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, व्हाइल फाइनेंसिंग मैनेजमेंट एनालिसिस करता है किसको, प्रिपेयर करता है बजट को, डिसाइड करता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को, मेक करता है डिविडेंड डिसीजन एंड मैनेज वर्किंग कैपिटल। इसको भी आपको याद रखना है। एक और तीसरा रीजन आप लोग दे सकते हैं, कंप्लायंसेस एंड कंट्रोल की बात करते हैं, अकाउंटिंग एंश्योर कंप्लायंसेस विद ए लीगल रिपोर्टिंग। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अकाउंटिंग किस चीज को एंश्योर करता है, अकाउंटिंग एंश्योर करता है कंप्लायंसेस को किसके साथ, लीगल रिपोर्टिंग के साथ। वाइल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका जो रहता है वो एंश्योर करता है फंड्स आर यूज एफिशिएंटली, माने फंड से रिलेटेड जितना भी मामला है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुलझाता है। लीगल रिपोर्टिंग और कंप्लायंस से जुड़ा हुआ मामला कौन सुलझाता है, आपका अकाउंटिंग सुलझाता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। इसके अलावा एक और रीजन आप लोग दे सकते हैं, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है, अकाउंटिंग प्रोवाइड द बेसिस फॉर, अकाउंटिंग क्या क्या प्रोवाइड करता है, रेशियो एनालिसिस के लिए बेसिक प्रोवाइड करता है, वेरिएंस एनालिसिस के लिए बेसिक प्रोवाइड करता है, फोरकास्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल नीड के लिए बेसिक प्रोवाइड करता है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज दीज टूल्स टू मेक द फ्यूचर प्लान। और जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इन तमाम चीजों को यूज करता है। ये तमाम चीजें कहां से आई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आई है। इन तमाम चीजों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज करता है किसके लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए। क्लियर है? हर तरीके से आप लोग इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और मैं बता रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। इस बार इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आप लोग प्लीज रिस्क ना लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आज की सीरीज के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना है, आंसर को फ्रेम करना है, ये तमाम चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन था जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। हालांकि ये कई बार रिपीट होता है, कई बार घुमा करके इस सवाल को अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसकी रिस्पांसिबिलिटीज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? ये आपका बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। एक छोटी सी बात और आपको बता देता हूं, काफी बच्चे पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दो काम आपको करने हैं। एक तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और एक कमेंट में बताना है कि वी नीड द पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अलॉन्ग विद हमारा जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर तमाम तरीके की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो, जो भी पीडीएफ है, लिंक है, जो भी अलग अलग टाइप की वीडियोज है जो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तमाम चीजें मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए मेन तो मुद्दा होता है फंड का। अगर आप लोग कहेंगे कि अगर आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर रोल की बात करते हैं ना, तो वो जो आपका रोल है वो फंड से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो फंड रहता है इसको कहां से एक्वायर करना है, कहां पे यूज करना है, कितना यूज करना है, कौन सी मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, कहां पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होएगा, कहां पे
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, ये तमाम रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, आपके फिनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजर की रहती है। यानी आप लोग कह सकते हैं जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर है वो इंश्योर करता है, किसको इंश्योर करता है, इफेक्टिव एक्विजिशन को। किसकी बात हो रही है, याद रखिएगा, इफेक्टिव एक्विजिशन एंड यूज ऑफ द फंड। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग शब्द है, एक तो आपका इफेक्टिव एक्विजिशन है, एक यूज है, क्या यूज ऑफ फंड। इन दोनों का इंश्योर करने का काम किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी होती है, इनके अलावा क्या होती है, और भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए इसका अगर आप लोग बात करते हैं, दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम लोगों ने बात की है। पहली मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या बात की है हम लोगों ने, एक तो इफेक्टिव एक्विजिशन ऑफ द फंड। याद रखिएगा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या कहा है, इफेक्टिव एक्विजिशन ऑफ फंड, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे, इफेक्टिव एक्विजिशन ऑफ फंड, प्लस में अगर आप लोग देखेंगे तो यूजेज ऑफ फंड। ये दोनों चीजें कौन करता है, यूजेज ऑफ फंड। क्लियर है, ये दोनों को मैनेज करने का काम किसका होता है माय डियर फ्रेंड्स, आपके फिनेंस मैनेजर का होता है। क्लियर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है। देखिए पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से जुड़ी हुई है, जिसको आप लोग कैपिटल बस्टिंग कहते हैं। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल डिसीजन से जुड़ी हुई है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिविडेंड डिसीजन से जुड़ी हुई है। समझ में आया, इन तीनों के अंदर माय डियर फ्रेंड्स किसकी हेल्प होती है, ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, एक फिनेंस मैनेजर के ऊपर होती है। यानी कि पहला तो आपका क्या हो गया, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्लियर है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके एक फिनेंस मैनेजर के ऊपर होती है। उसके बाद हमने क्या कहा, फाइनेंसिंग डिसीजन अगर आप लोग कोई भी लेते हैं, एग्जैक्टली कहां पे कितना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है ना। फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं तो ये भी आपके फिनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही आता है। और अगर आप लोग डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं, याद रखिएगा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी माय डियर फ्रेंड्स किसके अंडर आती हैं, ये सब भी माय डियर फ्रेंड्स आपके फिनेंस मैनेजर के अंडर आती है। क्लियर है, अगर आप लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये है सेलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, सच एज आप लोग एक्सपेंस की बात कर लीजिए, रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी की बात कर लीजिए, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो किसके बिहाफ पे होता है, वही आपका एनपीवी, आईआरआर और पेबैक टेक्निक के ऊपर। क्लियर है, ये तमाम चीजें कौन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर होती है। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। याद रखिएगा हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं। एग्जैक्टली कितना कर्ज लेना है, कहां से कितनी इक्विटी रहेगा, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा, समझ में आया। और अगर आप लोग फाइनेंसिंग डिसीजन के गोल की बात करते हैं तो मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें क्या करना होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना होता है और मैक्सिमाइज करना होता है फर्म की वैल्यू को। अगर आप लोग तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो डिविडेंड डिसीजन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है, हाउ मच प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूट, ये आपका जो काम है फाइनेंस मैनेजर के ऊपर होता है। और कितना रिटेन करके रखना है, ये तमाम चीजें किसके ऊपर होती हैं, ये फिनेंस मैनेजर के ऊपर होती है। देखिए पहला तो फंड से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आप लोग मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन, ये मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं किसी भी फिनेंस मैनेजर की। क्लियर है, क्वेश्चन घुमा करके भी पूछा जा सकता है, फिनेंस मैनेजर से जुड़ा हुआ सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर आता है। टेक इट सीरियस और अच्छे से इसको आपको प्रिपेयर करना है। समझ में आया, तो अभी तक दो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिटेल में जाकर के समझा, किस तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट्री है नेचर में, इसको और इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोगों ने फिनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने अच्छे से समझा। क्लियर है, इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे, ये तो आपकी तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने देखी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इसके अलावा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये काम भी किसका होता है, ये भी आपके फिनेंस मैनेजर का होता है। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग करने का काम भी फिनेंस मैनेजर का होता है, फोरकास्टिंग का काम भी फिनेंस मैनेजर का होता है, रिस्क मैनेजमेंट का काम भी आपका किसका होता है, फिनेंस मैनेजर का होता है। और सबसे स्टार अगर आप लोग देखेंगे, कंप्लायंसेस को एंश्योर करने का काम भी किसका होता है, फिनेंस मैनेजर का होता है। तो इट्स ए लॉन्ग लिस्ट, यहाँ पे अगर आप लोग अलग अलग आइटम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इट्स कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू
एंड एग्जैक्टली कितने मार्क्स का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उस हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, अच्छे से आप लोग इसको फ्रेम कर सकते हैं। अगर 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इनमें से आप लोग कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड करके चल सकते हैं। समझ में आया? तो डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, और आपका तीसरा क्या था, तो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का काम भी किसका होता है, आपके फाइनेंस मैनेजर का होता है। यानी कि मैनेजिंग द शॉर्ट टर्म एसेट एंड द लायबिलिटी, किसको मैनेज करना है, शॉर्ट टर्म एसेट और लायबिलिटी को क्या करना है, मैनेज करना है। जैसे इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, क्रेडिट पॉलिसी और डेटर को कंट्रोल करना, कैश मैनेजमेंट को कंट्रोल करना। वही फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर या फोरकास्टिंग के अंदर जहां पे आप लोग एस्टिमेट करते हो किसको, फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट कितना रहेगा, कैश बजट क्या रखना है, एंड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहेगा, ये तमाम चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनेंशियल मैनेजर की होती है। वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क कहां से जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट रिस्क से जुड़ा हुआ है, एक्सचेंज रेट रिस्क से जुड़ा हुआ है, क्रेडिट रिस्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तमाम चीजें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, ये तमाम चीजें माय डियर फ्रेंड्स एक फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो भी कंप्लायंस है, रूल्स है, रेगुलेशन है, टैक्सेशन रूल्स की बात कर लीजिए, आप लोग सीबी की रेगुलेशन की बात कर लीजिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर लीजिए, सभी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाइन या इंश्योर करने का काम किसका होता है माय डियर फ्रेंड्स, एक आपके फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है रोल्स क्या क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहती है एक फाइनेंशियल मैनेजर की। क्लियर है? तो काफी डिटेल में जाकर के अच्छा खासा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। क्वेश्चन चाहे कितने भी मार्क्स का है आप लोग बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, चीजें आपकी काफी क्लैरिटी में रही होंगी। एक सवाल जैसे यहीं पे है ना, थोड़ा और घुमा करके पूछा जाता है। जैसे आपका एक ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, एक न्यू आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे ये सवाल जो पूछा गया है ना, ये कुछ इसी तरीके से घुमा करके पूछा गया है। आपसे किसके रूल पूछे गए हैं, फाइनेंस मैनेजर के रूल पूछे गए हैं। जितने भी रूल मैंने अभी कराए हैं ना, वो तमाम रूल आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। और ये जितने भी रूल हमने किए हैं मॉडर्न फॉर्म के अकॉर्डिंग ही किए हैं, क्योंकि पहले आपका ये जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फाइनेंस मैनेजर के ऊपर इतना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। पहले जो ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू है वहां पर सिर्फ इतना काम होता था कि फंड रेज करना, उसका इन्वेस्टमेंट करना, दैट्स इट। माने फंड से जुड़ा हुआ सारा कार्यक्रम एक फाइनेंशियल मैनेजर देखता था। लेकिन जितनी भी बातें हम लोगों ने की, चाहे बात आप लोग कंप्लायंस एंश्योर करने की हो, चाहे बात रिस्क मैनेजमेंट की हो, चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग की हो, चाहे बात वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की हो, चाहे बात आप लोग डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन की हो, ये सारे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स कहां पे रहते हैं, मॉडर्न फॉर्म के अंदर रहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को दोबारा से घुमाया जा सकता है, इसको एक तरीके से तोड़ मोड़ के आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। 2 कीवर्ड पर आपको ध्यान रखना है, 2 कीवर्ड आपके सामने आते हैं, दैट्स इट, आप लोग आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और इसमें आप लोग 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमने कहा था, वहां पे प्लानिंग और फोरकास्टिंग का काम होता है। कैपिटल एलोकेटर ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रिस्क मैनेजर ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कंट्रोलर ऑफ द फंड ये भी हमने बात की है। बस शब्द को घुमा दिया, समझ में आया? अगर आप लोग आगे देखेंगे एडवाइजर टू द टॉप मैनेजमेंट, ये आप लोग स्टार करके एक नया पॉइंट है। ठीक है ना, आपका जो फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करता है, एडवाइजर रहता है किसके लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए। पार्टिसिपेट इन डिसीजन रिलेटेड टू द प्राइसिंग, एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, कॉस्ट कटिंग, इन तमाम चीजों में किसका रोल रहता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजर आपका पार्टिसिपेट करता है। और कहीं ना कहीं ये एडवाइज करता है, क्या करता है, आपका एडवाइज करता है। ठीक है ना, एडवाइजर की तरह काम करता है टॉप मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद आपका लिएशन विद द फाइनेंशियल रहने वाला है, एंड आपका कस्टोडियन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ, यानी कि मेन मुद्दा क्या रहता है, आपके शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का। क्लियर है? उससे जुड़े हुए तमाम डिसीजन किसके हाथ में होते हैं, आपके फाइनेंशियल मैनेजर के हाथ में होते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन को दोबारा से घुमाया जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ कीवर्ड्स को पकड़ करके आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। अगर आप लोग ये टेक्निक समझ गए तो आप क्वेश्चन को फोड़ के आ जाएंगे, पेपर को फाड़ के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। और मैं बता रहा हूं, इस प्रेजेंटेशन से बाहर और आज के सेशन से बाहर जो हमारा स्कोर मैक्स सीरीज है उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, गारंटेड। केवल इतना पढ़ लीजिए, और मैं पढ़ाने में भी आई थिंक मेरी पूरी कोशिश है। हालांकि सब कुछ
मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत डिटेल में जाकर के एक एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है, लेकिन मेरी कोशिश है कि यहाँ पे केवल आप लोग वन शॉट भी देखें ना तो आप लोगों को ऐसा लगे कि यस हम लोग बिल्कुल लाइव ही पढ़ रहे हैं और चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। बहरहाल उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और काफी स्टार क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, जिसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए क्या पूछा गया है, फिर इसके बाद हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज एक्सपेंडेड इन इट्स स्कोप ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स। माने पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इतना विकास नहीं हुआ था जितना विकास अभी आपके लास्ट कुछ डिकेड्स के अंदर, कुछ दशकों के अंदर हुआ है। एग्जामिन द मॉडर्न अप्रोच, किसकी बात करनी है? मॉडर्न अप्रोच की बात करनी है। मैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात अपडेट कर देता हूं। आपकी दो तरीके की अप्रोच आपको यहाँ पे पढ़नी होती है, आपके एग्जामिनेशन के अंदर है, आपके सिलेबस के अंदर है। एक आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच रहती है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे एक आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच रहती है जो मैंने क्लास के अंदर भी पढ़ाई थी, और माय डियर फ्रेंड दूसरी कौन सी रहने वाली है जो आपके क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, आपका क्या है? मॉडर्न अप्रोच, ठीक है ना। तो आपको याद ये रखना है, आपके एग्जाम के अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर भी कमेंट करने को क्वेश्चन आ सकता है और मॉडर्न अप्रोच के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सवाल ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पिछले कुछ दशकों में अपनी विकास की चरम सीमा पर गए, यानी कि विकास बहुत ज्यादा हुआ है, तो आपको जस्टिफिकेशन देना, एग्जामिन करना है। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज ए ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल टू द मॉडर्न अप्रोच। मैं बता चुका हूं यहाँ पे पहले क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच था, और यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन कहां पे हुआ है? मॉडर्न अप्रोच के अंदर हुआ है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या क्या फंडा था, मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या फंडा है, अगर ये क्लियर हो गया ना तो आप लोग समझ जाएंगे कि इजीली कि कैसे ट्रेडिशनल से और हम लोग कहां पे गए हैं? मॉडर्न अप्रोच की तरफ गए हैं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स हम लोग किस पर बात करने वाले हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच पर बात करने वाले हैं, जिसको आप लोग कह सकते हैं ये हमारा ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आप लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो हम सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते थे? पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड के ऊपर काम करते थे। केवल हमारा काम क्या होता था? एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम, अगर आप लोग ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, तो उसका फंड को प्रोक्योरमेंट करने का काम होता था कि फंड कहां से रेज करना है, कितना करना है, सिर्फ ये उसका काम होता था। सेकंड अगर आप लोग पॉइंट को देखेंगे ना तो कोई ज्यादा जुदा जुदा एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? हम लोग लीगल एंड द अकाउंटिंग एस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं देखते थे। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हाथ में होती थी। एंड इंस्टीट्यूशन बेस्ड फाइनेंसिंग हम लोग करते थे, जो भी आपका फाइनेंस मैनेजर होता था। एंड आगे देखिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स को भी यहाँ पे जस्टिफाई किया जाता था। इट वाज नैरो, ये क्या था आपका? बहुत ज्यादा नैरो था। शंकरा एंड द इग्नोर्ड इन्वेस्टमेंट, माने यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट वाला लफड़ा है वो नहीं होता था। डिविडेंड का कोई डिस्कशन नहीं होता था। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर कोई काम नहीं होता था। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू है। मेन मुद्दा फंड का है और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन का है। ना तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की बात हुई, ना तो यहाँ पे कोई डिविडेंड की बात हुई, ना तो यहाँ पे कोई आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात हुई। ये कुछ कुछ बातें हैं जो कहां पे होती थी माय डियर फ्रेंड्स? आपके ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी किसकी? आपके जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर होता है, ठीक है ना, ये मैनेजर होता था, क्लियर है, उसकी होती थी। लेकिन जैसे ही आपका मॉडर्न अप्रोच आया, जिसको आप लोग न्यू पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, यहाँ पर द मॉडर्न अप्रोच फोकस ऑन एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए पहला शब्द आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मैनेजमेंट की बात हो रही है। और कैसा मैनेजमेंट है? एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फंड। याद रखिएगा किसका? एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फंड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट नए हैं। पहले ना तो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फंड था, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड था, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द फंड है, सही तरीके से फंड का इस्तेमाल करना, ठीक है, जाके हम लोग क्या कर सके? मैक्सिमाइज कर सके वेल्थ को, ठीक है। वेल्थ का मतलब चाहे आप लोग फर्म की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग आपके शेयर होल्डर्स की बात कर लीजिए, ठीक है ना, तमाम लोगों की जो मैक्सिमम जो आपकी फर्म है उसका क्या करना था? हमें एक तरीके से मैक्सिमाइज करने का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पे आप लोग मेजरली फोकस कीजिएगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहला मैंने बताया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल यहाँ पे इंक्लूड हुआ।
न्यू पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर ब्रॉडर डिसीजन एरिया इंक्लूड हुआ, जहां पे आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं, और एनालिटिक एंड द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का इवैल्यूएशन यहाँ पे हुआ है। इस बात को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। एनालिटिकल टेक्निक और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कहां पे आई है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आई है। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना है। अगर आप लोग करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, तो मैंने ये बात पहले ही बता दी है, वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर को इंक्रीज करना है, नॉट जस्ट रेज द फंड। फंड नहीं है, उस फंड को एक तरीके से कितना फंड लेना है, रेज करना है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि जो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट चल सके, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके। ये कहां पे है, ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर है। जैसे अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं, ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर नहीं था। फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं, डिविडेंड डिसीजन की बात करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, सब चीजें अलग अलग, ये जो डिसीजन एरियाज है बाद में इंक्लूड किए गए हैं न्यू जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर, या जो भी आपका न्यू पॉइंट ऑफ व्यू है। एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंदर क्या हुआ है आपका, जैसे कैपिटल बस्टिंग की आप लोग बात कर लीजिए, आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर लीजिए, आप लोग रिस्क एनालिसिस की बात कर लीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर लीजिए, रेशो एनालिसिस की बात कर लीजिए, सीपीवी एनालिसिस की बात कर लीजिए। ये तमाम ऐसी टेक्निक है जो आपके ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आपको देखने को मिलेंगी ही नहीं। ये तमाम टेक्निक्स आपको कहां पे देखने को मिलती हैं, ये आपकी मॉडर्न अप्रोच के अंदर देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे क्वेश्चन मॉडर्न अप्रोच के ऊपर आ जाए, चाहे क्वेश्चन आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर आ जाए, माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास सही तरीके का एक सटीक जवाब होना चाहिए। अगर आपके पास आंसर हुआ तो डेफिनेटली आप लोग एक तरीके से क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जामिनेशन में आपकी बार आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी रखता है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान सा सवाल रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 5 कहता है, corporate governance ensure companies are managed in the best interest of the stakeholder। डिस्कस करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करते हैं कि कंपनीज मैनेज्ड हो किसमें, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर में। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपको थोड़ा पता होना चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब होता है। मैं आपको बताता चलूं, कॉर्पोरेट जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका मतलब होता है कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस और कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिनका इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। समझ में आया। कोई भी कंपनी को एक डायरेक्शन देने का काम, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। कोई कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, कोई भी कंपनी को डायरेक्शन देने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिनको क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। अब देखिए, हाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोटेक्ट द स्टेक होल्डर। कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं रूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, या जो प्रोसेस है, कैसे स्टेक होल्डर को एक तरीके से बचाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ये एंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी को। ट्रांसपेरेंसी को मतलब क्या होता है, एक तरीके से पारदर्शिता, जो है वैसा दिखे, कुछ भी उसके अंदर मिर्च मसाला ना हो, एग्जैक्ट चीजें, यानी कि ट्रांसपेरेंट रहे। जो भी आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग रिस्क की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग पॉलिसीज की बात कर लीजिए। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या, प्रोटेक्ट शेयर होल्डर राइट्स। ये क्या करते हैं, कंप्लायंस शेयर होल्डर के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे फेयर वोटिंग की बात कर लीजिए, इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर लीजिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रॉड की बात कर लीजिए। ये सब काम कहां पे होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से ही होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, अकाउंटेबिलिटी का है, यानी कि मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि किसके लिए आपका अकाउंटेबल होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए अकाउंटेबल होता है। उसके बाद देखेंगे शेयर होल्डर्स के लिए अकाउंटेबल होता है, और रेगुलेटर्स के लिए भी अकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या होता है, एथिकल कंडक्ट। मतलब यहाँ पे ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अवॉइडेंस होनी चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ए इंटरेस्ट होना चाहिए। समझ में आया। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द अदर स्टेक होल्डर। माने जैसे अगर आप लोग इंप्लॉइज की बात करते हैं, क्रेडिटर की बात करते हैं, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी की बात करते हैं, सभी के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ड्यू टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है ना। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिख सकते
सकते हैं इनहांस कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, माने गुड गवर्नेंस इंप्रूव मार्केट रेपुटेशन। अगर आपकी गुड गवर्नेंस है तो मार्केट रेपुटेशन को ये आपका एक तरीके से क्या करता है, इंप्रूव करता है, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करता है, एक्सेस एंड एसेस टू फिनेंस, ठीक है ना, एसेस टू फिनेंस को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। इन शॉर्ट ये रूल्स है, प्रैक्टिसेस है, प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं शेयर होल्डर के पक्ष में ही होते हैं। इस चीज को माय डियर फ्रेंड्स आपको अंडरस्टैंड करके चलना है, समझ के चलना है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये टॉप 5 क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके बाद एक सवाल आएगा जहां पे आप लोग ट्रेड ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे। इस क्वेश्चन के भी एग्जामिनेशन में आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है, तो इसको भी आप लोग जरूर सीरियसली पढ़िएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ रहने वाला है, मैंने अभी भी आपको बताया। यहाँ पे एक शब्द आएगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है। सवाल क्या कहता है, एक्सप्लेन द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन ए फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। देखिए रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या कहता है, रिस्क रिटर्न क्या कहता है, एग्जैक्टली जहां पर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जब आप लोग करते हैं ना तो वहां पे दो फैक्टर आते हैं, एक तो आपका रिस्क आता है, एक आपका रिटर्न आता है। जहां पे आपको मैक्सिमम रिटर्न लेना है, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे रिस्क फैक्टर भी ज्यादा होता है, और जहां पे आपको एक तरीके से रिस्क फैक्टर कम देखने को मिलता है, वहां पे आपको रिटर्न भी कम देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपके रिस्क फैक्टर के अंदर रहता है, जिसको आप लोग कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ रेफर टू द प्रिंसिपल दैट हायर पोटेंशियल रिटर्न। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा प्रिंसिपल जो बताता है हायर पोटेंशियल रिटर्न्स आर एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ द रिस्क। मैंने बताया ना, जहां पर आपको ज्यादा पोटेंशियल दिखता है रिटर्न का, वो किससे जुड़े हुए होते हैं, हायर लेवल ऑफ रिस्क से जुड़े होते हैं। एंड लोअर रिटर्न, जहां पे आप लोग लोअर रिटर्न की बात करते हैं, वो लोअर रिस्क से के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसा प्रिंसिपल होता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज ए प्रिंसिपल दैट हायर पोटेंशियल रिटर्न टू द एसोसिएटेड विद द हायर लेवल ऑफ द रिस्क एंड द लोअर रिटर्न कम टू द लोअर रिस्क। सिंपल सा मुद्दा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हम लोग इन्वेस्टर क्या करते हैं, एक बैलेंस बना के चलते हैं, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टर को एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। किस किस चीज के बीच में बैलेंस होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला फैक्टर होता है हाउ मच रिस्क दे आर विलिंग, यानी कि वो कितनी रिस्क तक सहन कर सकते हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर कितना होना चाहिए, कितना रिस्क वो ले सकते हैं इन ऑर्डर टू अर्न द रिटर्न दे एक्सपेक्ट। यानी कि एग्जैक्टली दोनों फैक्टर है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये भी देखना होता है इस लेवल की रिस्क है, उसको हम लोग वियर कर सकते हैं, उसको हम लोग ले सकते हैं, सहन कर सकते हैं, ताकि हमें इस एक तरीके से एक्सपेक्टेशन के हिसाब का रिटर्न हमें मिल जाए। तो ये पूरा का पूरा मामला किसके अंदर होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है वो किसके अंदर हेल्पफुल होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हेल्पफुल होता है। जैसे अगर आप लोग रिस्क की बात यहाँ पे कर लीजिएगा, रिटर्न की बात आप लोग कर लीजिएगा, इस पे मेरे को ज्यादा एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीजें आप लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, कैसे आपका ये जो ट्रेड ऑफ है काम करता है, इस मुद्दे पर मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप लोग हायर रिटर्न की बात करते हैं तो हाई रिस्क रहेगा, माने आप लोग ये कह सकते हैं कि आपका जो रिस्क है ना, रिस्क वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिटर्न के ऊपर। क्लियर है, आप लोग क्या कह सकते हैं, किसके ऊपर होता है, आपका रिटर्न के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने रिटर्न ज्यादा लेना है तो रिस्क भी ज्यादा रहेगा, अगर आपको रिस्क कम लेना है तो रिटर्न भी कम रहेगा। और जिन बच्चों को रिस्क और रिटर्न की डेफिनेशन नहीं पता, वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रिस्क द पॉसिबिलिटी दैट द एक्चुअल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट में डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। समझ में आया, रिस्क अपने आप में एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर क्या होता है, एक्चुअल जो रिटर्न आता है ना वो डिफरेंट आता है। क्या आता है, डिफर करता है, जो हम लोगों ने मान के चला था। तो इस फैक्टर को क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रिस्क बोलते हैं। हायर रिस्क मीन ग्रेटर अनसर्टेनिटी, यानी कि अगर आपकी रिस्क ज्यादा हो गई तो अनसर्टेनिटी भी ज्यादा हो जाएगी। वहीं अगर आप लोग रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न इज द गेन अर्न्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, यानी आप लोग सिंपल क्या कह सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट से जो भी गेन करते हैं ना, जो भी आप इनकम अर्न करते हैं, गेन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। समझ में आया, तो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको क्लियर रही होंगी। पहली डेफिनेशन तो यहाँ पे क्या है, रिस्क है। रिस्क का मतलब अभी अभी हम लोगों ने क्या कहा, रिस्क का मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की है, ठीक है। क्या आप लोग किसकी बात कर रहे हैं,
पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। किसकी पॉसिबिलिटी है? जो भी रिटर्न आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, उससे अगर डिफर करता है, अगर कम आता है, तो उसको रिस्क बोलेंगे। उस पॉसिबिलिटी को क्या बोलेंगे? रिस्क बोलेंगे। और आपका एक शब्द क्या है? दैट इज द रिटर्न। और रिटर्न का मतलब क्या होता है? अभी अभी हमने बताया, जो भी आप लोग गेन करते हैं, गेन का मतलब आप लोग इनकम एंड गेन आप सभी ने पढ़ा होगा। गेन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, गेन अर्न, यानी आप लोग क्या कहेंगे? जो भी आपने गेन अर्न किया है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इन्वेस्टमेंट से जो भी आपने गेन अर्न किया है ना, उसको क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? आप लोग रिटर्न बोलते हैं। और मैंने बताया दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि आप लोग रिस्क बढ़ता है तो आप लोग कह दीजिएगा रिस्क अगर आपका इंक्रीज हुआ है ना, तो आपका रिटर्न भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका रिस्क डाउन है तो आपका रिटर्न भी क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ये इस तरीके से काम करता है और इसको बोलते हैं आप लोग रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये आपका अपने आप में एक प्रिंसिपल होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। मैं कहूंगा इसके ऊपर आप लोग 3 बार स्टार मार्क कर सकते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल आपका रहने वाला है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये मैं बता चुका हूं, अगर आपका लो रिस्क है तो लोअर रिटर्न रहेगा। क्लियर है? तो बहुत बेसिक चीजें हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर अगर आप लोगों ने मास्टरी कर ली, मालूमात हासिल कर ली ना, तो आपका काम बन जाएगा। काफी अहम सवाल है, टेक इट सीरियस, अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। क्लियर? आगे देखिए, एक्सप्लेन द रिस्क रिटर्न इन द। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंस इन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। एग्जैक्टली रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर? कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एनकरेज डाइवर्सिफिकेशन टू बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न। समझ में आया? यानी कि ये जो आपका एनकरेज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है, ये कहां से आता है? ये आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से आता है। ठीक है? तो आप लोग क्या कहेंगे सर? आप लोग कहेंगे जो आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है। ठीक है ना? आप लोगों ने क्या कहा? आपने कहा जो भी आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का प्रिंसिपल है, वो क्या लेके आता है आपके धंधे के अंदर? वो डाइवर्सिफिकेशन लेके आता है। ठीक है? याद रखिएगा, क्या लेके आता है? डाइवर्सिफिकेशन लेके आता है। किसमें एनकरेज करता है? डाइवर्सिफिकेशन, कि आप लोग बैलेंस करें। किसके बीच में बैलेंस करें? रिस्क के बीच में, अलोंग विद द रिटर्न के बीच में। ठीक है? पहला इंपॉर्टेंस रहने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंस ध्यान रखिएगा, हेल्प इन्वेस्टर टू चूज इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन देयर रिस्क टॉलरेंस। यानी कि ये इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर की हेल्प करता है, उनकी जो रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट कर पाए, फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर पाए, और टाइम होरिजोन के हिसाब से क्या कर पाए? इन्वेस्टमेंट कर पाए। और इन सब में कौन हेल्प करता है माय डियर फ्रेंड्स? इन सब में इनकी हेल्प करता है आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ प्रिंसिपल। याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा मामला है। एंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट मेक द इन्फॉर्म्ड चॉइस रादर देन द एक्सपेक्टिंग हायर रिटर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एसोसिएटेड रिस्क। माने यहाँ पे ये क्या होता है कि आपको एक इन्फॉर्म्ड चॉइस प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी मान के चल रहे हैं और फिर मामला आपका गड़बड़ा जाए। यहाँ पे इन्फॉर्म्ड चॉइस रहता है कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पहले ही बता देगा, ये मामला है, इतनी रिस्क है, इतना रिटर्न है, ये पॉसिबिलिटी है, और ये आपके लॉस होने के फैक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं जो आपका रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है, अपने आप में किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर। समझ में आया? तो सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आने के पूरे चांसेस है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, ये आपको बताना है। हाउ दे इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। क्वेश्चन घुमा दिया है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है। एक तो आपका पूछा है हाउ डू दे इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, और आप उससे पहले क्या पूछा गया है? फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है। अगर आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तो फाइनेंशियल डिसीजन को मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछली स्लाइड के अंदर। फाइनेंशियल डिसीजन को अगर आप लोग देखेंगे तो कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुका हूं यहाँ पे। अगर आप लोग फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फाइनेंस मैनेजर मस्ट टेक द 3 मेजर डिसीजन, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आपका फाइनेंशियल मैनेजर को 3 डिसीजन मेजरली लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला तो है हाउ ए बिजनेस रेज फंड। आपका बिजनेस कितना फंड रेज करेगा, उस फंड को किस तरीके से यूज करना है, और आपका मैनेज करना है
प्रॉफिट्स को। समझ में आया? 3 मेजर डिसीजन यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। एग्जैक्टली रेज ऑफ द फंड, यूज ऑफ द फंड एंड मैनेज द प्रॉफिट। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ईच डिसीजन इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। हर एक डिसीजन किससे जुड़ा हुआ है? हर एक डिसीजन से रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जुड़ा हुआ होता है। मीनिंग हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न आर लिंक विद द हायर रिस्क। ये आप सभी जानते हैं। हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आप लोग मान के चलते हैं तो वहां पे रिस्क फैक्टर भी माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे भाइयों बहनों, ज्यादा हो जाता है। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर आप लोग बात करते हैं, काफी डिटेल में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर आप लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, पहला जो डिसीजन है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। अगर आप लोग दूसरे डिसीजन की बात करते हैं भाइयों बहनों, वो आपका फाइनेंसिंग डिसीजन रहने वाला है। तीसरा क्या रहने वाला है? डिविडेंड डिसीजन रहने वाला है। तो आप लोग ये कह सकते हैं, कोई भी फाइनेंस मैनेजर होता है ना, उसको 3 ही डिसीजन लेने होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? हाउ द फर्म फंड्स आर इन्वेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म एसेट। कोई भी फर्म है किस तरीके से कितना पैसा किन लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर एक तरीके से इन्वेस्ट करेगी, सारा मामला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। नई मशीनरी की बात कर लीजिए, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग न्यू प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है? वही है हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, माने हायर रिस्क आपका रहने वाला है। क्लियर? इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोग लोअर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेबल रिटर्न आपको मिलेगा। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? फिनेंशियल डिसीजन के अंदर आप लोग 3 डिसीजन की बात करेंगे। पहला कौन सा रहेगा? पहला आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा। क्लियर है? याद रखिएगा, आपका कौन सा रहेगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा। क्लियर है? दूसरा कौन सा रहेगा? आपका फाइनेंशियल डिसीजन रहेगा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है ना? तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं सर आपका फाइनेंसिंग डिसीजन रहेगा। और तीसरा किससे जुड़ा हुआ है? डिविडेंड डिसीजन से जुड़ा हुआ। किस तरीके से आप लोग अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, डिविडेंड डिसीजन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आप लोग क्या करते हैं? चूजिंग करते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस को, माने इक्विटी क्या रहेगा, डिबेंचर कौन होगा, बैंक लोन या फिर रिटेन्ड अर्निंग, सभी ये सब क्या है? ये आपके फाइनेंस के सोर्स है। यहाँ पे चूज करना होता है। समझ में आया? और डिविडेंड डिसीजन के अंदर जो आपको प्रॉफिट हुआ है, याद रखिएगा, जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसको क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है? क्वेश्चन के आंसर को आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं। तीनों चीजें काफी डिटेल में पढ़ा चुका हूं, अच्छे से समझ चुके हैं। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ भी समझ चुके हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस भी समझ चुके हैं। तो किस तरीके से इंटरकनेक्ट करना है ये आपकी समझ के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको प्रोवाइड किया है वैसे भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आंसर को फ्रेम करना चाहे तो अपने हिसाब से भी आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन हर बार ये सवाल रिपीट होता है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। अगेन मैंने शुरू में बताया था एक सवाल ऐसा है जो अक्सर एग्जाम के अंदर काफी टाइम रिपीट होता है। हालांकि सारे ही 10-20 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको बताना है, क्या बताना है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को लेकर सवाल आता है। इज ओनली ए डिसीजन क्राइटेरियन, यानी कि आपका क्या होता है? ये आपका एक डिसीजन क्राइटेरियन होता है, नॉट ए गोल। इसको आपको बताना है, माने गोल नहीं है, एक डिसीजन क्राइटेरियन है। इसको एक्सप्लेन करना। पहले थोड़ा समझिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है फर्म की जो वैल्यूएशन है, जो आपके शेयर होल्डर की जो एक तरीके से वैल्यूएशन है, उनको इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना, ये क्या कहलाता है? ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता है। समझ में आया? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? मीनिंग करता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी। समझ में आया? यहाँ पे हमारा इसका मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी। एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता है। क्लियर? इट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर्स। यहाँ पे मेन काम क्या होता है? फर्म के जो शेयर है ना, उनकी मार्केट वैल्यू को कैसे भी करके इंक्रीज किया जाए, विच रिफ्लेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, एंड जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। हाउएवर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज कंसीडर्ड एज ए, फिर भी इसको कैसे कंसीडर किया जाता है? डिसीजन क्राइटेरियन के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है, नॉट ए फाइनल गोल। अब इसको ही हम लोग थोड़ा सा समझने वाले। देखिए यहाँ पे गोल अपने आप में एक बहुत ज्यादा ब्रॉड टर्म होती है और क्राइटेरियन अपने आप में एक गाइडलाइन होती है। गोल का मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, एम हो गया कि हमें वहां पर पहुंचना है, लेकिन अपने आप में देखेंगे ना, क्राइटेरियन का मतलब होता है इट इज ए गाइडलाइन। ये क्या होता है? गाइडलाइन होता है, एक डायरेक्शन दिखाने वाला काम होता है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं
गोल गिव्स डायरेक्शन टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। गोल क्या करती है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, कवरिंग ऑल एक्टिविटी, चाहे प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, एचआर की बात कर लीजिए, मार्केटिंग की बात कर लीजिए, चाहे फिनांस की बात कर लीजिए। लेकिन जो आपका डिसीजन क्राइटेरियन है वो एक स्पेसिफिक रूल होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक रूल होता है, आप लोग कह दीजिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है, यूज्ड टू मेक फाइनेंशियल डिसीजन। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, फाइनेंशियल डिसीजन को लेने के लिए किया जाता है। सिंपल, समझ में आया। तो अपने आप में डिसीजन क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक रूल या स्टैंडर्ड होता है, वही अपने आप में गोल डायरेक्शन का काम करती है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए। एचआर की बात कर लीजिए, प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, मार्केटिंग या फाइनेंस की बात कर लीजिए। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सर्व्स एज ए फाइनेंशियल गाइडलाइन। कैसे सर्व करती है, ये एक फाइनेंशियल गाइडलाइन की तरह सर्व करती है, नॉट ओवरऑल पर्पस ऑफ द बिजनेस। ना ऐसा नहीं है कि ओवरऑल पर्पस ऑफ बिजनेस, पर्पस का केवल बिजनेस का पर्पस ये होता ही नहीं है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, समझ में ना। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, समझ में आया ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। एक और अगर आप लोग दूसरा रीजन यहाँ पे देना चाहे तो दूसरा रीजन क्या दे सकते हैं, रियल गोल ऑफ ए बिजनेस इज ओवरऑल ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। मैंने अभी बताया ना, बिजनेस का गोल क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ हो और सस्टेनेबिलिटी हो, नॉट द ओनली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओनली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या नहीं होता, ओनली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, इस बात को आपको ख्याल में रखना, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर टैकल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फर्म एक ब्रॉडर गोल सेट करके चलती है, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट देना या क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना, एंश्योर करना कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, मेंटेन करना एम्प्लॉय वेलफेयर को, कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी के अंदर, अचीव करना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को। क्लियर है, ये तमाम किसके गोल से, वाइडर टर्म है। गोल अपने आप में क्या है, एक वाइडर टर्म है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन स्पोर्ट दीज एक्टिविटी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन एक्टिविटी को सपोर्ट तो करता है, दीज एक्टिविटी, बट नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। ये क्या नहीं होता, ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण समझिएगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हेल्प इन इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल डिसीजन। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किसमें हेल्प करता है, इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है, किसमें, फाइनेंशियल डिसीजन में। क्लियर, तो अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आता है, ये रिपीट हो जाता है, बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, फिर वो सर्क हो जाते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे ना। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा, चीजें बेहतर रहेंगी और आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है। एक और आप लोग पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करके चल सकते हैं, क्या, इट डज नॉट कवर ऑल स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। अगर आप लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं ना, हर एक स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को यहाँ पे कवर नहीं किया जाता। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर्स के जो वेल्थ है उसके ऊपर ही फोकस करता है, ना तो एम्प्लॉय के ऊपर, ना कस्टमर के ऊपर, ना क्रेडिटर के ऊपर, ना सोसाइटी के ऊपर आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका फोकस होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ओनली ए फाइनेंशियल क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब मैंने बताया ना, आप लोग स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं या फिर आप लोग गाइडलाइन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड या गाइडलाइन, याद रखिएगा, ठीक है। कंक्लूजन देना चाहे तो दे सकते हैं, ये कंक्लूजन है, वही सारी बातें हैं जो हमने यहाँ पे इन 3-4 स्लाइड के अंदर की हैं। क्लियर है, अच्छे से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर अगेन मैं आपको यही कहूंगा, सवाल आता है, पेपर में पूछा जाता है, टेक इट सीरियस, अच्छे से माय डियर फ्रेंड्स इसको करना है, तभी आप लोगों को चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। एक सवाल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से जुड़ा हुआ ही है, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, एक तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए और कौन सा बेटर रहने वाला है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए, अगर आप लोग मीनिंग की बात करते हैं, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हम लोग अर्न करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन शॉर्ट रन की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शॉर्ट रन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज किया जाता है लॉन्ग रन के अंदर, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्न करना है केवल मैक्सिमम प्रॉफिट, आप शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे इंक्रीज करते हैं वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ इन द लॉन्ग रन, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म होता है, टाइम फोकस, और अगर आप लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म में रहता है। क्लियर है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं किया जाता है, यहाँ पे आप लोग कंसीडर करके चलते हैं रिस्क और अनसर्टेनिटी को। अगर आप लोग कहते हैं
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वही कैश फ्लो एंड मार्केट वैल्यू के ऊपर बेस होता है कौन आपका, दैट इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। याद रखिएगा, काफी अहम डिफरेंस है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ट्रेडिशनल और नैरो अप्रोच रहता है, वही मॉडर्न और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रहता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये काफी अहम डिफरेंस है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यहाँ पे इग्नोर करके चलते हैं, यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। इस पर हम लोग आने वाले वक्त में अभी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फोकस मेनली ऑन द प्रॉफिट, किसके ऊपर फोकस करता है, प्रॉफिट के ऊपर फोकस करता है। मे इग्नोर अदर से स्टेक होल्डर, ठीक है। ये किसको इग्नोर कर सकता है, अलग अलग स्टेक होल्डर को क्या कर सकता है, इग्नोर करता है। कंसीडर करता है शेयर होल्डर्स को एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट फॉर द ऑल स्टेक होल्डर, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फोकस ऑन द इमीडिएट गेन, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर इमीडिएट गेन होता है जो अनस्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म सूटेबिलिटी और ग्रोथ की बात होती है। मैक्सिमम करंट प्रॉफिट पे यहाँ पे आपका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे मैक्सिमम फर्म वैल्यू और शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाता है। छोटा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आए तो लिख दीजिएगा। इतना कुछ आपको यहाँ पे समझाने वाली बात है नहीं, एक बार रीड करेंगे तो मामला सेट हो जाएगा, समझ में आया। तो ये 9वां क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड रहने वाला है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, जिसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो थ्योरी के ये 10 सवाल हैं, 10 के अंदर से ही आपका पेपर बनेगा, मैं गारंटी देता हूं। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर शुरू हो जाएगा। हालांकि सेकंड चैप्टर का थ्योरी भी करा चुका हूं, लेकिन सेकंड चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एक आज की वीडियो के अंदर तमाम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा दूंगा, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे ना तो लाइफ जस्ट लाइक झींगा लाना, आसानी से आप लोग क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। पहले इस आखिरी क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर टाइम वैल्यू और मनी के सारे फंडामेंटल क्लियर करता हूं, कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे और दैट्स इट, आपका पहला यूनिट तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, टाइम वैल्यू और मनी, ऑब्वियस सी बात है। इसके बारे में ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। व्हाई इज कंसिडरेशन ऑफ द टाइम इंपॉर्टेंट इन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हाउ कैन टाइम इज एडजस्टेड, ये हम बताएंगे कि टाइम को कैसे एडजस्ट किया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के ऊपर एडजस्टमेंट करते हैं। ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सारे फॉर्मूले वगैरह मैं अभी आपको कराने वाला हूँ, डिटेल में जाकर के चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में जाकर के एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा ना तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी और आप लोग इजीली क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। उसके बाद आने वाली तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में आपको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूं। अलग अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल रहेंगी, इन न्यूमेरिकल से बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इससे बाहर आपको थ्योरी में कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। केवल 10 क्वेश्चन, इनको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फंस जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलता है और सारे न्यूमेरिकल आपके सेकेंड चैप्टर से आते हैं, जिसका टाइटल रहता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको आप लोग मैथमेटिक्स फॉर फिनेंस के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसके कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का बेस तैयार करेंगे, फिर उसके बाद तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को मैं आपको समझाने वाला हूं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं तो पहली यूनिट आपकी निपट जाने वाली है। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपकी यूनिट रहेगी, जिसका चैप्टर रहेगा, इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? आप लोग इसको जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से। अगर आप लोग नाम की बात करते हैं, चैप्टर के टाइटल की बात करते हैं, तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि आपकी मनी है, मनी की अपनी एक टाइम वैल्यू होती है, आप सभी जानते हैं। पैसे की अपनी एक कीमत होती है। आज जो 1 रुपए की वैल्यू है वो कल नहीं रहेगी, वो परसों भी नहीं रहेगी। मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा ना, वैसे वैसे रुपए की, मनी की जो पैसे की पावर है वो भी बदलती रहती है। दैट्स व्हाई ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है फ्यूचर की मनी को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना और प्रेजेंट की मनी को फ्यूचर में कन्वर्ट करना, और इसी को आप लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और यहाँ पे 4 फॉर्मूले केवल अगर आपने याद कर लिए और थोड़ा सा कैलकुलेटर की ट्रिक्स आपने समझ ली ना, तो बहुत आराम से न्यूमेरिकल्स को टैकल कर पाएंगे। जैसे अभी मैं आप सभी के सामने बताने वाला हूं, इस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर माय डियर फ्रेंड्स हमें 2 परमानेंटली चीजों पर फोकस करना है। 2 चीजें सर। सबसे पहले देखिए आपको क्या निकालना आना चाहिए। सबसे पहले आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, माने आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको
प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। समझ में आया? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली अगर आप प्रेजेंट वैल्यू की बात नहीं करते हैं तो आप लोग किसकी बात करेंगे, फ्यूचर वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कह देंगे, सर आप फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, एफवी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना अपने जहन में जरूरी है। जब भी आप लोग प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट पीवी आपको निकालना हो सकता है, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसके ऊपर आपको जरूर ख्याल में रखना है। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो फॉर्मूले हैं। प्रेजेंट वैल्यू या तो आपको एक ईएमआई की टर्म में मिलेगी, ईएमआई आप लोग समझने के लिए यूज कीजिएगा, प्रोफेशनल शब्द इसके लिए आप लोग यूज करते हैं एन्युटी। याद रखिएगा क्या यूज करते हैं, एन्युटी। एन्युटी का मतलब जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू दिखे जो ओवर द सेम टाइम पीरियड सेम रहती है, जैसे मैंने कहा पहली साल 5000, दूसरी साल भी 5000, तीसरी साल भी 5000, चौथी साल भी 5000, तो टाइम पीरियड देखिएगा 12 महीने, यानी कि एक साल का है, सभी में सेम है, वैल्यू भी आपकी सेम है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसको क्या बोलेंगे आप लोग, एन्युटी बोलेंगे। समझ में आया? तो पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो रखना है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई आपको करनी है, याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लोग आर मतलब रेट के ऊपर, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर के ऊपर कैलकुलेट करने वाले हैं। ये हमारी आज की स्लाइड का या फिर आप आज की प्रेजेंटेशन का पहला फॉर्मूला रहेगा, याद रखिएगा। समझ में आया? क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर और एन के ऊपर कैलकुलेट करना है। दूसरा आप लोग कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू बराबर है एन्युटी। आपको क्या मिलेगा, एन्युटी गिवन मिलेगा, जो भी इक्वल अमाउंट रहता है। अगर आप लोग एन्युटी लेके चलते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जगह आप लोग कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आर और एन पे आपको कैलकुलेट करना है। दोनों चीजें आपको बड़ी ही अपने जहन में रख लेनी है। समझ में आई इतनी बातें जो मैंने क्या बताया अभी अभी आपको, कि आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कोई फ्यूचर की वैल्यू गिवन है उसको प्रेजेंट में लेके आना है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर एन्युटी गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब कुछ बातें हैं ध्यान रखिएगा जिन पे फोकस करना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखिएगा। अगर ये वाली स्लाइड समझ गए ना तो आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, सर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नोट कर लीजिएगा। जब भी आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात करेंगे, ओवर रेट आर और एन का मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको सिंपल करना है 1/1 प्लस में आर की पावर एन कर देना है। समझ में आया? ये आपको करना है। और याद रखिएगा ये आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रहने वाला है। समझ में आया? इसको क्या, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहने वाला है, यानी कि आपने 1 प्लस में रेट जो गिवन है और कितने साल के लिए गिवन है, एन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की बात करते हैं, ओवर आर एंड एन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे आपका प्लस होता चला जाएगा, 1 प्लस में आर की पावर एन प्लस में 1 प्लस में आर की पावर एन, ऐसे ही आपका माय डियर फ्रेंड्स ये क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। ये दोनों कैलकुलेशन माय डियर फ्रेंड्स जब आप लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। याद रखिएगा किसकी हेल्प लेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं। अभी के लिए आप लोग फोकस कीजिए, क्या फॉर्मूला रहने वाला है, ये वाला फॉर्मूला है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड्स आप लोग किसके ऊपर आ जाते हैं, फ्यूचर वैल्यू के ऊपर आ जाते हैं। फ्यूचर वैल्यू भी आप लोग सेम दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। फ्यूचर वैल्यू बराबर है आप लोग कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में यहाँ पे आप लोग कहेंगे आपका कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। याद रखिएगा क्या लिखेंगे, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर आर और एन के ऊपर ही कैलकुलेट करना होता है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, बिल्कुल जैसे आपने अभी पढ़ा ना वैसे ये आपका सेम फॉर्मूला है। दूसरा एन्युटी की टर्म में आएगा। एन्युटी की टर्म में क्या आएगा, देखिए ध्यान से, एन्युटी की टर्म में आएगा आपका फ्यूचर वैल्यू बराबर है, आप लोग क्या लेके चलेंगे, आप लोग एन्युटी लेके चलेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। और किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, आर और एन के ऊपर कैलकुलेट करना है। दैट्स इट। यहाँ पे दोनों फॉर्मूले अलग हो गए, माने यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, आपको नोट करना है कुछ कुछ बातें जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको नोट करना माय डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला। अगर आप लोग कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं आर और एन के ऊपर
तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, 1 प्लस में r की पावर n हो जाएगा। वहीं पे कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो r और n के ऊपर, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे 1 प्लस में r की पावर n माइनस में आपका 1 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा r। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इनके बिहा पे ही कैलकुलेशन करना है। इसका भी मैं करा चुका हूं फॉर्मूला, इसका भी मैं करा चुका हूं, आपको थोड़ा समझना है। अगर आपसे पूछे फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग चिपकाएंगे, अगर आपसे पूछे प्रेजेंट में क्या वैल्यू होगी तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया ना, दैट्स डिपेंड अपॉन कि क्वेश्चन क्या कहता है। समझ में आया, कैलकुलेशन में अभी आपको समझाऊंगा कैलकुलेशन करनी कैसे, अभी आप लोग ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को फ्यूचर की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट की निकालनी है तो ये लगाएंगे। अगर आपको एक इक्वल अमाउंट दिया गया है तो एन्युटी वाला लगेगा, रेदर देन जो अमाउंट गिवन है वो लगेगा। समझ में आया। अब ये 4 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए ना तो बस इन्हीं के ऊपर आपका काम बन जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूं, फटाफट से ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, इजीली आप लोग इसको टैकल करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर एक्स वांट टू गो ऑन द वर्ल्ड टूर आफ्टर द 10 ईयर। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका टाइम भी है, टाइम का मतलब नंबर ऑफ ईयर भी है। तो इतनी तो बात मेरे को समझ में आ गई कि सर आपको एन की गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, कितना है आपका 10 साल है और साल में डेटा गिवन है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एन का मतलब क्या लिख देंगे, आप लोग 10 साल लिख देंगे। आगे देखिए, दिस टूर इज एक्सपेक्टेड टू द कॉस्ट हिम 7 लाख। कितना का होगा, 7 लाख का। अभी तो नहीं है ना, ये 10 साल बाद है, 10 साल बाद है माने ये फ्यूचर वैल्यू है और फ्यूचर वैल्यू कितना अमाउंट गिवन है आपका 7 लाख गिवन है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट कितना गिवन है, 7 लाख है। हाउ मच शुड ही सेव एनुअली, पर ईयर, उसको कितना सेव करना पड़ेगा पर ईयर। देखिए पर ईयर कितना सेव करना पड़ेगा, तो ये आपका एन्युटी हो गया, क्या हो गया, एन्युटी, क्योंकि आपको एक इक्वल अमाउंट हर साल बचाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर एन्युटी पूछ रहा है, एन्युटी निकालना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, टू हैव 7 लाख आफ्टर द 10 ईयर। यहाँ पे रेट के 2 क्वेश्चन, एक तो अगर आपका रेट 10% है, अगर आपका रेट 12% है। तो सबसे पहले अगर आप लोग लेके चलते हैं, पहला पार्ट में लेके चलता हूं, रेट कितना है आपका 10% है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, सर ये आपका 0.1 बन गया। ठीक है, अब आपको निकालना है एन्युटी, गिवन क्या है, फ्यूचर वैल्यू। समझ में आया, क्या गिवन है आपको, फ्यूचर वैल्यू गिवन है। तो अब आप सवाल ये उठता है कि आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आया ना, आपको क्या निकालना है, एन्युटी निकालना है, और इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला होता है। अभी अभी हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला याद किया था, क्या किया था सर, हमने करा था कि फ्यूचर वैल्यू बराबर है आपका एन्युटी होता है। ओके सर, हमने एन्युटी लिख दिया, और मल्टीप्लाई में हमने क्या कहा था, कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है आर और एन के ऊपर। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। फ्यूचर वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना है फ्यूचर वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स, आपका 7 लाख गिवन है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 7 लाख गिवन है, एन्युटी मैंने मान लिया है एक्स है। समझ में आया, मल्टीप्लाई में कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितने पे करना, रेट कितना गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, रेट देखिए आपका कितना परसेंट गिवन था, 10% गिवन था, और कितने साल के लिए है, 10 साल के लिए। समझ में आया। अब अगर आप लोग x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर डिवाइड में आ जाएगी, एन्युटी बराबर है आप लोग क्या कह सकते हैं, 7 लाख हो जाएगा आपका, अपॉन में डिवाइड क्या कर देंगे, कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितने पे कैलकुलेट करना है, 10%, और 10 साल के लिए आपको माय डियर फ्रेंड्स कैलकुलेट करना है। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, जब भी आप लोग निकालते हैं कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कितने के लिए निकालते हैं, 10% के लिए, 10 साल के लिए, तो क्या फॉर्मूला था इसका, इसका फॉर्मूला था 1 प्लस में r, याद रखेगा 1 प्लस में r की पावर n माइनस में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा r। क्लियर है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस में r की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, माइनस में 1 है, अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 0.1। अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, आंसर आएगा 15.937, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 15.937 ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो 15.937 आ जाएगा। बस इसको आगे आप फर्दर एक्सपांड कर दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए। क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या था, x बराबर है आपको क्या करना है, 7 लाख लेके चलना है, उसको किससे डिवाइड करना था, कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर से एट 10% रेट और 10 साल के लिए। तो इसकी वैल्यू आप सभी ने निकाल ली, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 7 लाख आ गया है। ओके, और आपको क्या करना है, डिवाइड करना है
15.937 से। तो अगर आप लोग x की बात करते हैं, x क्या था आपका एन्युटी था, कैलकुलेटर में सोल्व कीजिएगा। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर आएगा 43,923। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे 43,923, ये आपका एन्युटी आ गया। ठीक है, तो ये आपका देखिए ऐसे सोल्व कर लिया हमने बहुत आराम से। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये पार्ट 1 था जहां पे आपने रेट कितना लिया है 10% लिया है। अगर आप लोग पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो रेट कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। माने जहां पे आपने रेट 10 लिया है तो आर कितना ले लेंगे हम लोग 12% ले लेंगे। और 12% का मतलब क्या होता है 12/100, यानी कि आप लोग क्या कह देंगे आपका रेट कितना आ गया 0.12 आ गया। क्लियर है, ये रेट आपको लेके चलना है। और माय डियर फ्रेंड, जो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 का आंसर मेरे को कमेंट में बताना है कि 12% के ऊपर इसका आंसर क्या बताना है, मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आपको कमेंट करके बताना है कैसे सोल्व करना। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लीजिएगा। आज की प्रेजेंटेशन की काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, टेक इट सीरियस। एक तरीके का सवाल है जहां पर फ्यूचर की सारी प्लानिंग है, प्रेजेंट में कैलकुलेशन होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि आपको एक बेटर वे में क्लैरिटी हो सके। अगले क्वेश्चन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है, 3 अलग अलग सिचुएशन है। कई बार ऐसा पेपर में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे क्या कहता है, मिस्टर राम वोन ए प्राइज इन ए गेम शो, किसी गेम शो के अंदर मिस्टर राम ने कोई प्राइज जीता है। उसके पास 3 चॉइस है, या तो वो अभी क्या ले ले 10,000 रुपए ले ले। तो पहला केस क्या है माय डियर फ्रेंड्स 10,000 रुपए ले ले। ठीक है ना, वो क्या करता है, वो आपका रिसीव करता है, क्या करता है आपका रिसीव्ड बराबर है 10,000। ठीक है ना, उसने कितना रिसीव किया 10,000 अभी रिसीव किया है। तो यहाँ पे तो एडजस्टमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड केस में माय डियर फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, सेकंड केस में लिखा हुआ है आपका परप्यूटी दिया हुआ है। परप्यूटी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग जैसा करना चाहे कर सकते हैं, दैट इज द परपेट्यूटी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग समझ लीजिए ये क्या रहने वाला है, ये आपका एनुअल कैश फ्लो रहने वाला है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे इसको, सर ये आपका क्या है एनुअल कैश फ्लो है। ठीक है ना, एनुअल कैश फ्लो गिवन है, कितना गिवन है आपको, हर साल 1,000 रुपए गिवन है। याद रखिएगा, हर साल कितना गिवन है 1,000 रुपए गिवन है, यानी कि एनुअल कैश फ्लो कितना है 1,000 है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ये आपका सेकंड ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, एन्युटी आपको कितना मिल जाएगा 5,000 रुपए मिल जाएगा। अच्छा, आर कितना है, रेट कितना है 10% है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे आर कितना है आपका 10% है। 10% का मतलब मैंने अभी भी बताया 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से, जो कितना आ जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस वैल्यू को जो एनुअल कैश फ्लो है इसको प्रेजेंट में कैलकुलेट करना है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है, प्रेजेंट वैल्यू बराबर है, आप लोग क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कहते हैं एनुअल कैश फ्लो जो आपको गिवन है, उस एनुअल कैश फ्लो को हम लोग रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करा देते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये शब्द आपको दिखे तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू एनुअल कैश फ्लो कितना है माय डियर फ्रेंड्स, आपका 1,000 है, और आपको कितने से डिवाइड करना है 0.1 से डिवाइड करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, ये आपका 1,000 गिवन है, आपका 1 और मल्टीप्लाई में आप लोग 10 कर देंगे, 1,000 आपका कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। क्लियर, आप लोग क्या कहेंगे 10,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर, तो ये 10% ही था ना, यस आपका कितना था 10% था, यस आप लोग क्या कहेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 10,000 हो जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये वैल्यू कितनी आ गई है 10,000 आ गई है। क्लियर, अगर आप लोग पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा। ये सेकंड पार्ट था, यानी कि पहले पार्ट के अंदर उसको कितना वैल्यू मिल रहा है 10,000 मिल रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर भी उसको कितना मिल रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर भी उसको 10,000 वैल्यू मिल रहा है। क्लियर है, अब तीसरा पार्ट देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरे पार्ट के अंदर उसने क्या कहा, रेट आपका वही 10% रहेगा। 10% का मतलब क्या है, वही आपका 0.1 रहेगा। क्लियर है, अब आगे देखिए, उसको एन्युटी गिवन था, क्या था आपका एन्युटी गिवन था, कितना गिवन था एन्युटी, एन्युटी उसको 10,000 रुपए सॉरी 5,000 रुपए हर महीने की, हर साल गिवन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने साल तक है, मुद्दा ये है। ठीक है ना, 10 साल तक है, कितने साल तक है 10 साल तक। तो एन की वैल्यू कितनी है 10 ईयर है, ईयरली आपका एन्युटी गिवन है। तो अब ये निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन्युटी मल्टीप्लाई में
प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर रेट कितना दे रखा है आपका 10% दे रखा है, कितने साल के लिए 10 साल के लिए आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आया? तो एन्युटी की वैल्यू तो माय डियर फ्रेंड्स आपको कितने गिवन है 5000 गिवन है। अब मल्टीप्लाई कितने से करना है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मैंने निकालना सिखा रखा है 10% पे अगर 10 का कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर तो आपका आएगा माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 6.145। याद रखिएगा कितना आएगा 6.145। क्लियर है? अगर आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा एक यहाँ पे एन्युटी कितना गिवन है एन्युटी 15000 गिवन है। यस ठीक है जो भी है अगर आप लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 5000 मल्टीप्लाई में कितना है आपका 6.145। ठीक है ना? तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा आपका ये करीब करीब आएगा 30,725। ठीक है ना? तो कितना आ गया आपका 30,725 ही आपका आंसर आ गया। ठीक है? तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनेगी इसकी 30,725। 3 केस आपको गिवन है। समझ में आया? अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीनों के अंदर आप सभी ने क्या निकाला है प्रेजेंट वैल्यू निकाला है और प्रेजेंट वैल्यू में आप लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली जो प्रेजेंट वैल्यू है उस प्रेजेंट वैल्यू में देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे कैसे क्वेश्चन चलेगा। ठीक है? पहले केस के अंदर उसको कितना मिल रहा है उसको केवल और केवल 10,000 मिल रहा है। ठीक है? पहले केस के अंदर उसको कितना मिल रहा है 10,000 मिल रहा है। दूसरे केस के अंदर अगर आप लोग देखेंगे उसको प्रॉपर्टी कितने का है अगर आप लोग देखेंगे ठीक है 1,000 रुपए का था। ठीक है? तो उस पर कैलकुलेट किया तो कितना आया उसका प्रेजेंट वैल्यू 10,000 आया। पहले और दूसरे ऑप्शन में वैल्यू क्या है आपका आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है तो इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन तीसरे में क्या देखेंगे तीसरे में देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू 30,725 आ रही है तो आपको किस ऑप्शन को चूज करेंगे तीसरे को चूज करेंगे क्योंकि वहां पे प्रेजेंट वैल्यू क्या हो रही है ज्यादा बन रही है। समझ में आया? इसके अंदर न्यूमेरिकल में हेरफेर करके डिजिट्स में हेरफेर करके क्वेश्चन बदला जा सकता है। याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला अलग है। ठीक है ना? अगर आपको ये वाला शब्द दिखे यानी आप लोगों को एनुअल कैश फ्लो दिखे या इंटरेस्ट दिखे तो उसको रिटर्न से आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना। ठीक है? तो इस तरीके की न्यूमेरिकल भी आपसे पूछी जाती है इसको आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको और बेटर वे में क्लैरिटी हो सके। जैसे मिस्टर एक्स वांट टू 5 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ द 8 ईयर। आपको क्लियर दिख रहा है सर हमारे पास एक तो आपका नंबर ऑफ ईयर है ईयर के अंदर कितने हैं 8 साल हैं सॉरी 8 ईयर्स हैं। ठीक है ना? और मेरे को फ्यूचर में वैल्यू कितनी चाहिए मेरे को फ्यूचर में वैल्यू चाहिए 5 लाख रुपए। ठीक है? तो ये मेरी 5 लाख वैल्यू आ गई है। क्लियर है? ओके आगे देखिए क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है कितना हर साल उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। हर साल माने एन्युटी निकालना है। ठीक है ना? हर साल माने क्या निकालना है आपको एन्युटी कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। आर की वैल्यू की बात करते हैं 10% पर एनम है इसका मतलब 10 को डिवाइड कर देंगे कितने से 100 से यानी कि कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें निकालना है आपका प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आप लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे एन्युटी गिवन है तो आप लोग क्या कहेंगे एन्युटी और मल्टीप्लाई में क्या कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट कितने परसेंट पे 10% पे और कितने साल के लिए 8 साल के लिए आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। समझ में आया ना? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब करना क्या है आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मैंने बताया था फॉर्मूला कराया था ना इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ये जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करके बताया था आर प्लस एन की ऐसे जब लोग आप लोग प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे सर प्रेजेंट वैल्यू बराबर है एन्युटी आपका निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया आई थिंक हमारे पास फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू नहीं हमारे पास क्या है फ्यूचर वैल्यू है। तो हम लोग क्या कहेंगे सर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है? अगर फ्यूचर वैल्यू है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर नहीं लगाएंगे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितने पे 10% पे 8 साल के लिए। समझ में आया? अब ठीक है यस अब क्या करेंगे फ्यूचर वैल्यू आपको कितना गिवन है आप यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर एन्युटी बराबर है फ्यूचर वैल्यू अपोर में आप लोग क्या कहेंगे आप लोग कहेंगे कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट कितने परसेंट की बात हो रही है 10% पे बात हो रही है 8 साल के लिए। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर वैल्यू आपको कितनी गिवन है 5 लाख गिवन है। ठीक है? अगर आप लोग एन्युटी फैक्टर निकालना चाहते हैं ये आपका कंपाउंडेड वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या था अगर आपको याद हो तो 10% और 8 पे अगर कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस आर आर की वैल्यू 0.1 है 8 साल के लिए कैलकुलेट करना -1 है डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका आर आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आपका 0.1। अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट वैल्यू आपको बता देता हूं
इसका वैल्यू आएगा 10% और 8 पे 11.436, ठीक है, कितना आएगा 11.436। तो अभी क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 11.436 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 43,721, अप्रोक्सीमेट है 43,721। तो ये आपका एन्युटी आ गया, डेट्स ऑल, बहुत आसान है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं सर, आप कह सकते हैं आपका क्या आ गया, एन्युटी निकल आया, कितना निकल आया है 43,721 रुपए। अगर हर साल आप लोग डिपॉजिट करते हैं तो आप लोग 8 साल बाद कितना पैसा निकाल पाएंगे, 5 लाख, ठीक है, समझ में है। तो इस वैल्यू की कितनी कीमत हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी थोड़ा अनोखा सवाल है, देखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लीजिएगा, आज की सीरीज का थोड़ा अलग सवाल है। कोई भी फिनेंस कंपनी है जो करती है एक ऑफर कि उसको डिपॉजिट करना है 35,000 रुपए, ठीक है ना। डिपॉजिट अमाउंट देख लीजिए पहले तो क्या गिवन है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट क्लियर है, हम लोग क्या कहेंगे, डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल टू द 35,000, ठीक है। ओके सर, डिपॉजिट अमाउंट 35,000 है। देन रिसीव रिटर्न, कितना रिटर्न है, देखिए ये प्रेप्चुअली का मतलब मैंने क्या बताया था, ये है आपका एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है, सॉरी एनुअल कैश फ्लो, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, एनुअल कैश फ्लो, कितना मिल रहा है उसको, एनुअल कैश फ्लो है आपका 3960 पर एनम, ठीक है। ओके, आगे देखिए, आगे क्या कहता है, आगे कहता है शुड उसको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले केस में आपका रेट कितना है, 12% गिवन है, 12% है तो 12 को डिवाइड कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा, क्लियर है। इसका ही एक पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, रेट को आपको कितना कर देना है, 11% कर देना, ठीक है। 11% मतलब 11 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, माने 0.11 आ जाएगा, क्लियर। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 3 सिचुएशन है, आपको पैसा डिपॉजिट कितना करना है, 35,000 डिपॉजिट करना है आपको, ये एनुअल कैश इनफ्लो, ये रिटर्न है और ये रिटर्न है, दोनों केसेस कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 12% पे भी कैलकुलेट कर लीजिए, 11% पे भी कैलकुलेट कर लीजिए प्रेजेंट वैल्यू। अगर प्रेजेंट वैल्यू इस अमाउंट से ज्यादा बनती है तो ऑब्वियस सी बात आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे अगर आप लोग एनुअल कैश फ्लो वाला फॉर्मूला निकालते हैं, पार्ट 1 को अगर मैं सोल्व करूं तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था जो आपका एनुअल कैश फ्लो है उसको डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ रिटर्न से या आर से, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3960 डिवाइडेड बाय रेट, पहले केस में कितना है 12, यानी कि 0.12। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देता हूं, कितना आएगा 33,000 आएगा, क्लियर है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 33,000 रुपया आपका आंसर आ गया इस केस में। सेकंड केस में आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू बराबर है 3960, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न कितना है 11% है, तो 0.11 है, इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे 3600, ये 3600, क्लियर है। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपने डिपॉजिट कितना किया 35,000, पहले केस में कितना मिल रहा है 33,000, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, सर ये रिजेक्ट हो गया है। लेकिन अगर आप लोग दूसरे केस की बात करते हैं, दूसरा केस में प्रेजेंट वैल्यू कितना बन रहा है 36,000, 35 था 36 है तो 1,000 का मुनाफा हो रहा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हम इस ऑफर को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसे सवाल भी अक्सर एग्जाम के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको कुछ इसी तरीके की कैलकुलेशन करनी है जो यहाँ पे की है, ठीक है। कई बार सवाल में मैंने बताया आपसे पूछेगा आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप लोग इस तरीके से न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो काफी अहम रहने वाली है। देखिए, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, आपको क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, सवाल खुद कह रहा है, ठीक है ना। ऑफ 10,000 रिसीवेबल आफ्टर द 10 ईयर, यानी कि आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर वैल्यू कितना गिवन है आपको 10,000 गिवन है, टाइम पीरियड भी आपको गिवन है, माने एन की वैल्यू गिवन है, कितने साल है 8 साल का टाइम पीरियड आपको गिवन है। अगर आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पे पहले आपको कितना दिया हुआ 10% रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। अगर आप लोग 10% की बात करते हैं, माने 10 को आप लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए इन दोनों के बीच में क्या कोई फॉर्मूला होता है, यस सर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू द फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, आप लोग क्या कह सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, जो आपका आर और एन के बिहा पे कैलकुलेट होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है, फ्यूचर वैल्यू आपका 10,000 गिवन है, मल्टीप्लाई आपको करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। फॉर्मूले के अंदर आपको रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, कितने साल का टाइम पीरियड है, 8 साल के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो कितना आ गया आपका 10,000 आ गया। ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाले फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करना है माय डियर फ्रेंड्स, और 10% और 8 के ऊपर इसकी वैल्यू आने वाली है 0.467। याद रखिएगा कितना आएगा 0.467। ये किसका वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। अगर आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, ये आएगा आपका 4670, यानी आप लोग कह सकते हैं 4670। ये क्या आ गया है माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको तमाम क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है इसी तरीके से। जैसे इसके अंदर पार्ट सेकंड को अगर आप लोग देखेंगे तो पार्ट सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है, पार्ट सेकंड के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है 5 इक्वल एनुअल पेमेंट की बात हो रही है, कितना है 20,000 की बात हो रही है। ईच इन द डिपॉजिट अकाउंट दैट पे द 50% इंटरेस्ट 50% दिया हुआ है और कंपाउंड एनुअली है। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। तो इसका सेकंड जो पार्ट है ना, उसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कुछ वैल्यूज है, जैसे एन कितना दिया हुआ है, 5 साल की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप लोग एन्युटी की बात करते हैं, एन्युटी मतलब एनुअल जो आपका एन्युटी कितना गिवन है, आपको एन्युटी माय डियर फ्रेंड्स गिवन है, टोटल कितना गिवन है, इक्वल एनुअल पेमेंट 20,000 है। तो आपका एन्युटी कितना गिवन है, 20,000 गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर आप लोग बात करते हैं 15% गिवन है, यानी आप लोग कह सकते हैं 0.15। आपको निकालना है इसका प्रेजेंट वैल्यू। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू बराबर है, आप लोग कह सकते हैं सर आपको एन्युटी निकालना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। रेट कितना दे रखा है आपको, 15% दे रखा है। कितने साल के लिए निकालना है आपको, 5 साल के लिए निकालना है। वैल्यूज पुट कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर भी आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जिनके आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ताकि आप एक अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। अगर सारे क्वेश्चन मैं कर दूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक आध पार्ट है जहां पे सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है, उनको आप लोग अपने से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल है जहां पर काफी चीजें डिफरेंट हो जाती है। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे क्या कह रहा है, विजय है जिसने 10 लाख रुपया बैंक से लिया है रिनोवेशन हाउस कराने के लिए। बैंक इज गिविंग हिम 2 ऑप्शन। देखिए 10 लाख की बात हो रही है, टोटल अमाउंट कितना है, 10 लाख है। ऑप्शन 2 देता है बैंक, ऑप्शन 1 इज रिटर्न हिज मनी इन द 6 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। आपको इसको क्या करना है, रिटर्न करना है। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 7% दिया हुआ है। सेकंड में क्या कह रहा है, उसको क्या करना है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है, माने 6 महीने में आपको इंस्टॉलमेंट देनी है ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर, 6 साल का है। एनुअल रेट कितना दिया हुआ है, 6.5% दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 ऑप्शन है, दोनों आप लोगों को पता है। यहाँ पे आपका 6 साल के लिए टाइम पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पे अलग रेट है, वहां पे अलग रेट है, इक्वल इंस्टॉलमेंट का है। अमाउंट कितना गिवन है, 10 लाख गिवन है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, इसकी वैल्यू को आप लोग लगाइएगा, अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाइएगा, इसको सोल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, जैसे इस तरीके का सवाल, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। क्या कहता है, एक कंपनी सेलिंग ए डिबेंचर व्हिच विल प्रोवाइड एनुअल इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखिएगा, पेमेंट ऑफ द 15,000। ये जो एनुअल इंटरेस्ट आप लोग बात कर रहे हैं ना, ये आपका एनुअल कैश फ्लो है, याद रखिएगा। ये क्या है, आपका एनुअल कैश फ्लो होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं, सर ये आपका एनुअल कैश फ्लो है, कितना दिया हुआ है आपका 15,000 दिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, इंडेफिनिट नंबर ऑफ द ईयर शुड डिबेंचर शुड बी परचेज इफ इट इज बीइंग क्वोटेड इन द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितना है, अगर मैं इसको लिखता हूं आपका मार्केट प्राइस, यानी कि जो आपका मार्केट प्राइस जरूर कंसीडरेशन में रखिएगा। मार्केट प्राइस इसका गिवन है 1,40,000। ओके सर, मैंने इसको लिख दिया 1,40,000। आपको रेट भी गिवन है, 10% का रेट गिवन है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं सॉरी, आप लोग कह सकते हैं 0.1 यानी कि 10% है। अब नंबर ऑफ ईयर की अगर आप लोग अच्छा, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द रेट कितना आ जाएगा, 13%। पार्ट फर्स्ट में आपका 10% है, पार्ट सेकंड में रेट कितना दिया हुआ है, 13% दिया हुआ है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, 0.13 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने अभी भी बताया था, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और जो ज्यादा होगी, अगर इस वैल्यू से ज्यादा हुई तो सेटिस्फाई कर देंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। जैसे अगर आप लोग पार्ट 1 की बात करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू बराबर है एनुअल कैश फ्लो
डिवाइडेड बाय रेट आप लोग कर देंगे। एनुअल कैश फ्लो माय डियर फ्रेंड्स कितना है आपका 1,40,000 है, और नहीं आपका एनुअल कैश फ्लो कितना 15,000 है, ठीक है। तो आप लोग क्या कह देंगे 15,000 कह देंगे। पहले केस में रेट कितना है आपका 10% है, 10% माने 10 मल्टीप्लाई बाय 100 आप लोग कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15,000 यानी कि आ जाएगा आपका 1.5 लाख रुपए, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये क्या आ गया आपका 1.5 लाख रुपए। और यहाँ पे कितना था 1,40,000। सेकंड पार्ट को अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू बराबर है एनुअल कैश फ्लो अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न। एनुअल कैश फ्लो आपका कितना है आपका 15,000 है, और इसने रेट 10 की जगह कितना कर दिया 13%, 13 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा आपका 100। इसको सोल्व कीजिए, इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसको एक बार करके देखूं तो आपका कितना है आपका 15,000 है, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई कितने से करना है 100 से, और आपको डिवाइड कर देना है 13 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,15,384, ठीक है। अप्रोक्सीमेट है 1 लाख आपका कितना है 15,384 रुपए करीब करीब 61 पैसे, ठीक है ना। ये आपका आंसर आएगा। अब ध्यान क्या देना है, आपने डिपॉजिट कितना किया है, डिपॉजिट अमाउंट डिसाइड करेगा, 1,40,000 डिसाइड किया है। सेकंड ऑप्शन के अंदर आपकी वैल्यू कितनी बन रही है 1,15,000 कम है, इसलिए सेकंड ऑप्शन को माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। अगर बात एक्सेप्ट की है तो 1,40,000 यहाँ पे अमाउंट कितना रहा है 1,50,000, इस ऑफर को हम लोग क्या कर सकते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके के सवाल माय डियर फ्रेंड्स आपको अक्सर एग्जाम के अंदर दिए जाते हैं, और ये वो सवाल है जो रिपीट होंगे। इन्हीं के अंदर से या तो डिजिट चेंज हो जाएगा या वैल्यू चेंज होगा, या एज इट इज भी आपसे माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, एक ये सवाल है, इसका आंसर भी आपको, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, जरूर इसको तैयार करके जाइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में ऐसे आता है, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक ये सवाल है, 2 क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूं, जिनके आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर मेरे को बताने हैं, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माय डियर फ्रेंड्स टोटल 19 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, थ्योरी को मिलाकर के और न्यूमेरिकल को मिलाकर के। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूं, इससे बाहर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ना कुछ आता है ना इस बार आएगा। आप लोग इतना कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये सारा आपका मोर देन इनफ रहने वाला है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।